नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो भी आप सबसे पहले देखेंगे और शेयर भी सबसे पहले करेंगे। तो आपको क्या करना है सभी को कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा एक कमेंट बॉक्स अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें भी पता चले कि हमारी क्लास आप तक कैसे पहुंच रही है, हमें इस क्लास में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ नया क्या ऐड करना है, तो वो भी हमें पता चलेगा। तो आप ये काम ज़रूर करें। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 48। इससे पहले मैंने 47 करंट अफेयर एपिसोड अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखना। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं अभी तक। हमारी पहली क्लास हुई थी 31 मई को। इसके अलावा जून की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और जुलाई की प्लेलिस्ट है इसमें, तो आप जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। सारी वीडियो लगातार हैं। इस वीडियो में हम विश्व, भारत, राजस्थान, इन तीनों का तो हम करंट अफेयर देखेंगे और इसके साथ ही स्टैटिक जीके या स्टैटिक सामान्य ज्ञान, इसमें भी हम फोकस करने वाले हैं। इन तीनों का स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिए। मेरा एक आपसे सभी से कहना है कि वीडियो को कंप्लीट देखे, क्यों थोड़ा सा देखकर आप तो चले जाते हो, पर वीडियो के एंड तक जो मैं बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ यहाँ पर, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ हुई बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका क्या नाम है? टेलिस्मैन सेबर। टेलिस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन सा है? ऑप्शन ए है यूएसए, मतलब संयुक्त अरब, यूनाइटेड नेशन अमेरिका, यूएसए। और ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है टेलिस्मैन सर्वर, इसको हाल ही में मेजबान किया है या प्रारंभ हुआ है। इसे अब जान लेते हैं इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी कि ये कौन सा संस्करण है, इसमें कौन कौन से देश शामिल होने वाले हैं, मुख्य रूप से क्या भारत इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, और इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है वो भी मैं इस प्रश्न में कवर करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं अब। तो इस ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजित किया जाएगा। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है टेलिस्मैन सेबर। तो इसमें जो प्रमुख देश है वो कौन कौन से है इसमें? तो इसमें जो प्रमुख देश भाग लेने वाले हैं वो हैं, एक हैं ऑस्ट्रेलिया खुद है इसमें, ऑस्ट्रेलिया खुद है इसमें। और इसके अलावा एक उसके साथ में है प्रमुख देश में, वो है यूएसए, यूनाइटेड नेशन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये इसके यूएसए इसमें शामिल है। क्या भारत इसमें शामिल है? तो भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत इसमें शामिल नहीं हो रहा है। पर भारत इसमें शामिल नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, पर इस भारत इसमें क्या हो रहा है, तो भारत इसे प्रोविजन देश के तौर पर हो रहा है, या इसे ऑब्जर्वेशन देश भी कह सकते हैं हम। प्रिवेशन के देश के तौर पर शामिल हो रहा है भारत इसमें, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कंट्री के रूप में शामिल हुआ है भारत इसमें। और ये जो सैन्य अभ्यास है वो द्विवार्षिक है, मतलब इसमें है ना, ये 2 साल के बाद आयोजित किया जाता है। 2 साल के बाद गैप के बाद इसका आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? शुरुआत, तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 2005 से।
पहला जो आयोजन था वो 2005 में किया गया था। और इसके अलावा ये मतलब इसमें हो गया, प्रमुख देश हो गए, शुरुआत हो गई है। इसके अलावा अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकर जान लेते हैं कंप्लीट। तो इधर लिख लेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कंप्लीट जानकारी, क्या है प्रमुख ऑस्ट्रेलिया में और क्यों है इतना इम्पोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया, ये भी देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, घास के मैदान को कैसे है? डाउन्स। घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो जो अन्य स्टैटिक जीके में मैं जो कवर कर रहा हूँ वो ये है। चक्रवात को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विली विलेज। विली विलेज, विली विलेज जिसे चक्रवात को कहते हैं। और इसके अलावा प्रमुख क्या है, मतलब सबसे बड़ी यहाँ पे है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। बैरियर रीफ, ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? तो वो है एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज है, एल्बनी, एंथनी एल्बनीज है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एक शहर जहाँ जिसका नाम परिवर्तन करके भारत लिटिल इंडिया रखा है, तो वो कौन सा था? तो वो भी देख लेते हैं साथ साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट में, क्योंकि यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर एग्जामों में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसे क्या कहते हैं? जैसे हैरिस पार्क था, इसका नाम परिवर्तन हुआ था, हैरिस पार्क। तो इसका हैरिस पार्क का नया नाम क्या हो गया? तो इसका नया नाम हो गया है लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया इसका नया नाम हो गया हैरिस पार्क का, ध्यान रखना ये भी। और इसके अलावा जो अन्य है नॉर्डिक, अब देख लेते हैं अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास। अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास, अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास कौन कौन से अभ्यास है वो भी अब देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। तो पहला है नॉर्डिक एलिफेंट, ये किन किन देशों के मध्य आयोजित होता है? तो नॉर्डिक एलिफेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्डिक एलिफेंट है वो किसके मध्य आयोजित होता है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित होता है। भारत प्लस मंगोलिया, भारत में मंगोलिया के मध्य आयोजित होता है। कौन सा होता है? नॉर्डिक एलिफेंट। और इसके अलावा एकता अभ्यास, ये किन के मध्य आयोजित होता है? तो एकता अभ्यास, एकता अभ्यास किसके मध्य आयोजित होता है? तो एकता अभ्यास होता है भारत और मालदीव के मध्य, भारत प्लस मालदीव के मध्य आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा जो है भारत और मालदीव को अलग करने वाली रेखा कौन सी है जो भारत और मालदीव को दोनों को अलग करती हैं? तो देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम बना के। यह है मिनिकॉय और यह है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। और मंगोलिया की राजधानी क्या है आप सभी को बताना है? मालदीव। इनको बीच में जो कौन सी चैनल डिग्री है? तो वो है 8 डिग्री चैनल, इनको दोनों को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल है जो इन दोनों को अलग करता है। और इसके अलावा साइक्लोन फेस्ट, ये किसके मध्य आयोजित किया गया? ये तीसरा अभ्यास है।
साइक्लोन फेस्ट। तो ये पहली बार आयोजित हुआ है भारत और मिस्र के मध्य, ध्यान रखना, भारत प्लस मिस्र। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया जैसलमेर, राजस्थान, यहाँ पर आयोजित किया गया है भारत और मिस्र के बीच। ये जो सैन्य अभ्यास था साइक्लोन फेस्ट। और इसके अलावा डस्ट लीग किस किस के मध्य आयोजित किया जाता है, तो डस्ट लीग किया जाता है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, डस्ट लीग नंबर 4, या यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 3 तो मैंने करा दिया, अब चौथा करा रहा हूँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। नंबर 4 है डस्ट लीग। तो डस्ट लीग आयोजित किया जाता है भारत प्लस उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्ट लीग का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा ये आपको ये बताना है पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई, क्योंकि महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो भारत में ही हुई है, पर अब पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन किया गया ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद में आयोजित किया गया। और इसके अलावा पहला, अब हम देख लेते हैं कि आज, कल और परसों 3-4 दिन तक मैं प्रमुख संविधान संशोधन भी इसी में शामिल कर रहा हूँ। जैसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, उसमें क्या विशेषताएं, दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ, उसमें क्या विशेषताएं, वो भी शामिल करने जा रहा हूँ इन 4 क्वेश्चन में। जो इंडिया, विश्व और इंडिया लेवल के जो करंट अफेयर है उसमें मैं शामिल करूँगा। तो हम ऐसे लेते जाएंगे कि लगभग 20 से 22 या 23 प्रमुख संविधान संशोधन है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रत्येक क्वेश्चन में 1-2 संविधान संशोधन लिखेंगे तो वो भी याद हो जाएगा, साथ साथ में हमारा जो संविधान है वो भी हमें याद होगा। तो अक्सर संविधान से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो वो भी जरूरी है। तो पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। और वो किससे संबंधित था, वो था अनुसूची 9 भूमि सुधार। तो वो अनुसूची तो थी उसमें 9, और अनुसूची 9 किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। और इसके अलावा जो, अब ये तो पहला हो गया, अब आगे देख लीजिए, इधर तो कुछ सीधे लगा रहा हूँ मैं, पर वो कौन सा है, ऐसा नहीं है कि दूसरा संविधान संशोधन करूँगा। अब करूँगा 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन मतलब यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिख रहा हूँ, CA, तो आप समझ जाना, मतलब संविधान संशोधन है। और ये 7वां संविधान संशोधन वह कब हुआ था, तो वो हुआ था 1956 में। और ये किससे संबंधित है, तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग इससे संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली थे। और इसके अलावा इन्होंने, मतलब संविधान के सामने इन्होंने एक रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में कहा कि 14 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो इन्होंने इन्हें अपनी रिपोर्ट में बताया था ये। तो ये था पहले क्वेश्चन का फुल डिटेल्स से जानकारी, और इसके साथ जो एडवांस जो सैन्य अभ्यास थे वो भी बता दिए, जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे वो मैंने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। और इसके साथ जो हमने एक इसके साथ नया टॉपिक स्टार्ट किया वो क्या, संविधान, हमारे संविधान के प्रमुख संशोधन। तो उसमें भी हमने 2 को कवर किया है, 2 को अगले क्वेश्चन में, 1 को अगले, ऐसे करके हम साथ साथ में ये भी 1-2 दिन में कवर कर लेंगे पूरे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए है लिप डेन, ऑप्शन बी है यी गैंग, ऑप्शन सी है पेन गोंगसेन, और ऑप्शन डी है वॉन पी सी।
इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेन गॉन सैन। ये हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक के मतलब गवर्नर बने हैं। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं कि चीन की केंद्रीय बैंक मतलब उसका नाम क्या है, उसकी जो स्थापना और उससे रिलेटेड अन्य फैक्ट, और इसके अलावा जो भारत में जो आरबीआई है उसको भी आज जानकारी वापस देखने वाले हैं। तो चीन का केंद्रीय बैंक, चीन का यहाँ पे चीन केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक। तो चीन के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो वो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। जो चमगादड़ है ना, उसकी केंद्रीय बैंक का नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपुल्स बैंक ऑफ चीन या चाइना, चीन या चाइना कोई भी कह सकते हैं, मतलब चीन भी कह सकते हैं, चाइना भी कह सकते हैं। तो चीन लिख देता हूं मैं। ये हैं, जैसे भारत में आरबीआई है ना, आरबीआई, वैसे ही चीन में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चीन, ये इसका नाम है। और इसके स्थापना कब हुई थी इसकी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, स्थापना 1912 में। आप सभी को ये बता देता हूं कि जो भी केंद्रीय बैंक होता है ना, जैसे प्रमुख, जैसे भारत में आरबीआई है और चीन में ये हो गई पीपुल्स बैंक ऑफ चीन, तो ये मतलब देश की प्रमुख बैंक होती हैं। और इसी के द्वारा जो भी मतलब रुपए जारी करना वित्त संबंधित होता है ना, तो मतलब नोट जारी करने का अधिकार इन्हीं को होता है, दूसरी किसी बैंक को नोट जारी नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना आप सभी। और इसकी स्थापना 1912 में। और इसके अलावा इसके मतलब अब गवर्नर कौन बने हैं, तो इसके गवर्नर बने हैं पेन गोंग सैन, इसके गवर्नर बने हैं। और इसके अलावा इसमें जो स्थापना हो गई, और कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि शी जिनपिंग है वहाँ पर, वो हैं चीन के प्रमुख, मतलब जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी हैं, और वहाँ के वो शी जिनपिंग है अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री। और इसके अलावा चीन की राजधानी क्या है, अब इसकी सारी डिटेल अगली इधर देखने वाले हैं हम, इस क्वेश्चन में देखेंगे सारी डिटेल। चीन की राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है, कौन से नदी के किनारे स्थित है, ये सारी जानकारी। राजधानी, तो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग। और इसके अलावा वाणिज्यिक राजधानी है वो कौन सी है, तो वाणिज्य राजधानी है तो वो है शंघाई। शंघाई जो ये वाणिज्यिक राजधानी है। और शंघाई किस नदी के किनारे है, तो शंघाई है वो है यांगत्से नदी के किनारे, यांगत्से नदी के किनारे शंघाई शहर स्थित है। और इसके अलावा जो मुद्रा है, उस चीन की मुद्रा है उसका नाम क्या है, जैसे भारत में रुपया है तो चीन की मुद्रा का क्या नाम है, तो यह है येन। चीन की मुद्रा का नाम है युआन या रेनबिनबी, युआन या रेनबिनबी। रेनबिनबी ये है चीन की मतलब मुद्रा है। और इसके अलावा लिन डेन का संबंध, ये जो ऑप्शन एक है लिव या लिन डेन, इनका संबंध किस से है, लिन, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है लिन डेन का संबंध किस से है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक में नियुक्त होने वाले हाल ही में किस महिला को ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक में नियुक्त किया है, जैसे इन्होंने इसमें गवर्नर किया है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की केंद्रीय बैंक में नियुक्त होने वाली महिला, तो वो कौन सी है, तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मिशेल बुलाक। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था इसी बोर्ड पर, मिशेल
मिशेल बुलाक हैं, जो कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक में नियुक्त होने वाली महिला। थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रमुख बैंक का क्वेश्चन आया है तो भारत में आरबीआई को पीछे हम नहीं छोड़ सकते, तो उनको भी मतलब जान लेते हैं एक दो बातें आरबीआई के बारे में। आरबीआई, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरी डिटेल निकालनी है। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ, या सर ऑसबोर्न कह सकते हैं, ऑसबोर्न स्मिथ। और इसके अलावा प्रथम आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल या भारतीय गवर्नर, तो भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, जो कि भारतीय मुख्य। और इसके अलावा मौद्रिक नीति है वो कौन जारी करती है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 6 होते हैं सदस्य। और इसके अलावा 6 सदस्य होते हैं। और मौद्रिक नीति और द्विमासिक होती है, मतलब एक साल में 6 बार जारी की जाती है। तो साल में 6 बार इसकी रिपोर्ट आती है। और इसका संबंध है मतलब महंगाई को कम करना, मुद्रास्फीति से संबंधित है। तो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल जानकारी, जो मैंने आपको इन 2 क्वेश्चनों में बहुत सारे जानकारी इकट्ठा की है। इसमें मैंने प्रमुख बैंक बता दी और उससे पहले सैन्य अभ्यास। तो ये थे 2 क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में WHO ने MERS.CoV वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि कहाँ की है? ऑप्शन ए है बगदाद, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है अबू धाबी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अबू धाबी। हाल ही में अबू धाबी में व्यक्ति की पहचान हुई है, जो कि MERS.CoV वायरस से प्रभावित है। तो अब हम जानेंगे इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी, WHO के बारे में जानकारी कि WHO आखिर है क्या और इसका विश्व में क्या स्थिर है। और इसके बाद ये MERS.CoV वायरस ये क्या है, इसके बारे में जानकारी जानने वाले हैं पूरी डिटेल से। पहले देख लेते हैं WHO के बारे में। WHO इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और इसके अलावा इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है स्विट्जरलैंड, जिनेवा, जिनेवा जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं या महानिदेशक कह सकते हैं, महानिदेशक, तो वो हैं डॉक्टर टेड्रोस अदावास। तो क्या नाम है उसका? पूरा नाम है डॉक्टर टेड्रोस, आगे अदाबास है कुछ, टेड्रोस अदाबास। ये हैं WHO के वर्तमान महानिदेशक कह सकते हैं। और इसके अलावा अब जान लेते हैं हम इस वायरस के बारे में, MERS.CoV वायरस, इसके बारे में जान लेते हैं। ये तो थी WHO के बारे में जानकारी। और अब जान लेते हैं इससे आगे
उसके बारे में जानकारी, जैसे MERS-CoV वायरस। तो इसकी जो मतलब फुल फॉर्म है वो क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मिडल ईस्ट, मध्य मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। ये तो इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अलावा ये मतलब कैसा रोग है, तो ये जूनोटिक रोग है, या कैसा वायरस है ये वायरस, तो ये जो वायरस है वो है जूनोटिक वायरस है, या जूनोटिक बीमारी कह सकते हैं। और जूनोटिक बीमारी है, और जूनोटिक बीमारी उसे कहते हैं जो पशु द्वारा मतलब मानव के अंदर, इंसान के अंदर जो आती है उसे कहते हैं जूनोटिक बीमारी, जो पशु के द्वारा फैलती है, पशुओं के माध्यम से। इसका माध्यम है मतलब पशु, जैसे ये मान के चलो कोई वायरस है, और इसके अलावा ये आएगा सबसे पहले चमगादड़ में, चमगादड़ या ऊंट में आएगा, मान लो ऊंट में आएगा, चमगादड़ या ऊंट। और ऊंट के बाद ये जब ऊंट मानव के संपर्क में आएगा तो ये मानव में आ जाएगा। अगर एक मानव में आ गया तो ये मतलब पूरे मानव के अंदर फैल जाएगा। ये जूनोटिक बीमारी है। और इसके अलावा जो ये मैंने बता दिया जानवर से मनुष्य के अंदर फैलती है। इसका सारस, अब हम जानते हैं सारस 19 के बारे में। आपने ये बहुत सुना होगा सारस 19, SARS 19, COVID-19 जो कि कोरोना वायरस। और इसमें मतलब इसमें जो सार्स है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी होगी सीवियर इम्यूनिटी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये इसकी फुल फॉर्म है। सार्स की फुल फॉर्म ये है। और इसके अलावा ये किससे संबंधित है, तो ये है श्वसन तंत्र से संबंधित है ये बीमारी। जो सार्स कोविड-19 थे इसमें मतलब सांस नहीं आती थी या सांस रुकने की प्रॉब्लम होती थी। इसके अलावा आपने सुना होगा म्यूकर माइकोसिस, ये नाम तो आपने सुना है, म्यूकोमाइकोसिस, ये आपने नाम सुना होगा। तो ये किससे संबंधित है, ये है मतलब ब्लैक फंगस है, ये एक तरह का रोग है, ब्लैक फंगस से संबंधित है। और इससे क्या होता है, ये आंखों की बीमारी है। ये किस अंग को प्रभावित करती है, तो आंख को प्रभावित करती है ये। और इसके अलावा हैंसंग रोग किसे कहते हैं, जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, लेप्रोसी, हैंसंग रोग, हैंसन रोग, इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी कहते हैं। और इसके अलावा जो है माइक्रोबैक्टीरिया स्प्री जीवाणु होते हैं इसमें क्या होता है, मतलब माइक्रोबैक्टीरिया स्प्री जीवाणु, स्प्री जीवाणु होता है इसमें।
और हाइड्रोफोबिया, ये भी आपने नाम सुना होगा हाइड्रोफोबिया, वो भी बता देता हूँ क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड आ गया है, तो इसकी मतलब पूरे निचोड़ निकाल लेते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया तो हाइड्रो मतलब होता है, इसका अर्थ होता है जल, फोबिया होता है डर। हाइड्रो जल, जैसे जल से डर लगता है, इसमें जल से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया इसे कहते हैं। और इसके अलावा अब इसमें इसी क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। तो मतलब वो है संविधान संशोधन से संबंधित, मैंने कहा ना हम साथ साथ में क्वेश्चन के अंदर संविधान संशोधन भी करने वाले हैं, तो वो भी कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम जो 7वां संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? पहले इसके बारे में आप डिटेल से बताएंगे कि 13वां संविधान संशोधन कब हुआ और ये किससे संबंधित है, आपको बताना है। और इसके अलावा जो आगे देखते हैं वो है मतलब 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। और 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संविधान संशोधन तो वो संबंधित है भाषा से। 15वीं भाषा जोड़ी गई 21वीं संविधान संशोधन में। 14 तो मूल संविधान में भाषा थी, 15वीं है वो है सिंधी, ये जोड़ी गई है 21वीं संविधान संशोधन में। और ये कब हुआ? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ 1967 के अंदर ये संविधान संशोधन हुआ है, ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन में हमने इतनी डिटेल जानकारी जानी है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? उप विजेता टीम कौन सी रही है आपको ये बताना है। ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स में उप विजेता कौन सी रही है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। भारत में इस टूर्नामेंट में भारत की टीम उप विजेता रही है। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि क्या है आखिर इस ACC इमर्जिंग एशिया कप 2023, ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है। और इसके अलावा इसमें फाइनल मैच इसकी होस्ट कंट्री कौन सी थी? सबसे पहले नाम लिख लेते हैं एक बार वापस। ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ या होस्ट कंट्री कौन सी है? तो वो है श्रीलंका। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? श्रीलंका में हुआ है, श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है। और इसके अलावा फाइनल मैच किन किन 2 देशों के बीच हुआ है? फाइनल मैच, तो फाइनल मैच है वो हुआ है 2 देशों के बीच। उन देशों का नाम है भारत और पाक, भारत प्लस पाक। इन 2 देशों के बीच में फाइनल हुआ है। तो फाइनल में भारत की टीम ने, तो जो फाइनल हुआ उसमें भारत की टीम रही है उप विजेता, जबकि विजेता रही है पाक। बाप उप विजेता रहा है, बेटा विजेता रहा है। और इसके अलावा एशिया क्रिकेट कप, मतलब इसकी जो फुल फॉर्म होती है ACC की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो ऊपर डिटेल में जान लेते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ACC के बारे में? तो ACC इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है एशिया क्रिकेट काउंसिल, एशिया क्रिकेट काउंसिल। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वो है मतलब कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका के अंदर इसका मुख्यालय है, श्रीलंका के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा रणजी ट्रॉफी की विजेता कौन सी है? रणजी ट्रॉफी की विजेता
रणजी ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं अब हम। रणजी ट्रॉफी, इसकी विजेता टीम कौन सी रही है? तो विजेता रही है वो तो रही है सौराष्ट्र, और उप विजेता कौन रही है? तो वो रही हैं बंगाल। ये भी क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, तो ये भी याद रखना। और इसके अलावा हाल ही में एक नया मतलब नियम बनाया गया कि शॉर्ट सिग्नल है वो बंद किया जाएगा। शॉर्ट सिग्नल, ये लगभग दो एक महीने हो गए, आपने सुना होगा शॉर्ट सिग्नल। ये क्या होता था कि जब कोई भी जैसे मैच चल रहा था, अगर एम्पायर ने आउट दे दिया, फिर वो थर्ड एम्पायर के पास जाता निर्णय, थर्ड एम्पायर उसमें कंफ्यूजन होता, तो थर्ड एम्पायर वापस जो ग्राउंड पर एम्पायर कर रहा है एम्पायर उससे पूछता कि अब इसे आउट दे या न दे। तो अब ये जो पूछने वाला जो क्रम है ना वो बंद कर दिया गया है। अब अगर थर्ड एम्पायर के पास चला गया कोई भी जैसे निर्णय आउट हुआ या नहीं हुआ, नॉट आउट है या आउट है, तो वो सीधे ही मतलब ये शॉर्ट सिग्नल की हेल्प नहीं ले सकता, शॉर्ट सिग्नल की ये हेल्प नहीं ले सकता है, और सीधे ही वो आउट या नॉट आउट ये देगा। ये है शॉर्ट सिग्नल के बारे में। इसके अलावा वनडे विश्व कप का आयोजन 2023 कहाँ पर होगा, होस्ट कंट्री कहाँ कौन है और इसका आयोजन कब होगा? तो वनडे विश्व कप 2023, इसकी जो होस्ट कंट्री या आयोजन है वो होगा भारत में, और कब होगा? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर होगा या सितंबर अक्टूबर में होगा, आप बताना मुझे। ये मतलब अक्टूबर में होगा। और इसके अलावा इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है जो हाल ही में बनाए गए, किसे बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर? तो वो बनाया गया शाहरुख खान को। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 2-3 दिन पहले ही करंट अफेयर की क्लास में। और इसके अलावा आईपीएल के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी, उसके भी नहीं भूलना चाहिए। आईपीएल 2023 ऑरेंज कैप किसे मिली है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा पर्पल कैप किसे मिली है ये भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है। ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में आता है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, ये दोनों बतानी है। और इसके अलावा ये थे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें विश्व भारत दोनों का करंट अफेयर और प्लस सामान्य स्टैटिक सामान्य ज्ञान का हमने कवर किया है। जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। आज का 5वां प्रश्न हम लेते हैं, वो है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आइए देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कौन सा कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है स्मार्ट शाला कार्यक्रम, ऑप्शन बी है मनसा कार्यक्रम, ऑप्शन सी है शिक्षा सुरक्षा कार्यक्रम, और ऑप्शन डी है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, जो कि प्रत्येक माह के पहले शनिवार को आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम। तो अब हम जानते हैं कि नो बैग डे कब शुरुआत हुई और इससे क्या है रिलेटेड अन्य फैक्ट। तो नो बैग डे की शुरुआत, नो बैग डे, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी जुलाई 2022 में, जुलाई 2022। और सेशन कौन सा था मतलब विद्यालय में? 2022-23 का, 2022-23 का सेशन था और शुरुआत हुई थी जुलाई 2022 में। और इसके अलावा राजस्थान देश का पहला राज्य है जिन्होंने ये पहल शुरू की गई है कि नो बैग डे, मतलब आप माह में या शनिवार को बैग नहीं देकर जाएंगे स्कूल। ये शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जिन्होंने ये शुरुआत की है। तो और इसके अलावा ये क्वेश्चन मैं एक बार मिटा देता हूँ, वापस लिखेंगे क्योंकि इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। पहला राज्य है
जो मतलब ये पहल शुरू की गई है, तो अब इसे हम दो अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जैसे मतलब मैं कौन कौन से ग्रुप बनते हैं इसके तहत, जो इस कार्यक्रम होते हैं ना उसके तहत कौन कौन से ग्रुप बनते हैं। जैसे कक्षा 1 से, इसमें कक्षा 1 से 2 के बीच जो कक्षा का ग्रुप बनता है, या मतलब 1 से 2 कक्षा के बीच ग्रुप बनता है, उसका क्या नाम रखा है, तो उसका नाम रखा है अंकुर। और जो कक्षा 3 से लेकर जो 5वीं तक की बनता है, 5वीं तक जो कक्षा में ग्रुप बनता है उसका नाम है प्रवेश। और जो 6 से लेकर 8वीं तक, जो 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षा के जो बच्चों हैं उनके लिए जो ग्रुप बनता है बच्चों का, उसको क्या नाम दिया गया है, तो उनको नाम दिया गया है दिशा। और इसके अलावा जो मतलब 9वीं व 10वीं के विद्यार्थी हैं, 9वीं व 10वीं कक्षा के विद्यार्थी है, उनका जो ग्रुप बनता है उसका क्या नाम रखा है, तो उसका नाम रखा है क्षितिज। और इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं का जो ग्रुप बनता है उसका क्या नाम रखा है, तो उसका नाम रखा है उन्नति। उसका नाम रखा है उन्नति। ये मतलब ग्रुप बनते हैं, जैसे प्रत्येक शनिवार को इन ग्रुपों के बीच ही कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं है कि पहली का बच्चा 5वीं से कंपटीशन करेगा, या 5वीं का 10वीं से करेगा, या 10वीं का 12वीं से, ऐसा नहीं करेगा। पहली व दूसरी कक्षा का अपने ही इंटर क्लास टूर्नामेंट होते हैं इसमें। और जैसे तीसरी से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके बीच इंटर क्लास टूर्नामेंट होते हैं। ऐसे ये अलग अलग ग्रुप बना रखा है और उनका अलग अलग नाम दे रखा है प्रत्येक ग्रुप का, जैसे अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। इसके अलावा 9 बैग डे कार्यक्रम के कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं इसके तहत, 9 बैग डे के तहत कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम ये भी जान लेते हैं कि प्रथम शनिवार को कौन सा कार्यक्रम होगा, द्वितीय शनिवार को कौन सा, तृतीय को कौन सा, चतुर्थ को कौन सा, और जो पंचम शनिवार आता है कभी उसमें भी कौन सा होता है। जो प्रथम शनिवार होता है, इधर लिख देते हैं, प्रथम शनिवार, उसमें जो कार्यक्रम होता है उसका नाम है मतलब जो राजस्थान को पहचानो, राजस्थान को पहचानो। ये तो है प्रथम शनिवार का कार्यक्रम। अब देखते हैं दूसरे शनिवार को कौन सा कार्यक्रम होता है और उसका कौन सा नाम है। तो ये सेकंड शनिवार। और इस दिन कौन सा कार्यक्रम होता है, तो वो होता है और इसी के तहत ये है ना, इसके तहत एक अन्य फैक्ट है, वो है ये जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो इसी राजस्थान को पहचानो और एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब 2 कार्यक्रम होंगे प्रथम माह के शनिवार को, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये 2 कार्यक्रम होंगे प्रथम शनिवार को। और इसके अलावा द्वितीय शनिवार को कौन सा मतलब जो कार्यक्रम होगा, तो वो होगा संविधान की प्रस्तावना। ये द्वितीय शनिवार में जो कार्यक्रम है वो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्य को जानो, ये है मतलब कुल मिला के ये लिख सकते हैं कि संविधान के बारे में जानकारी, कि हमारा संविधान क्या है, हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं, कितने अनुच्छेद है, उसमें क्या क्या लिखा है, ये जानकारी दी जाती है द्वितीय शनिवार को। और इसके अलावा जो तीसरा शनिवार है उसको कौन सी जानकारी दी जाती है, तीसरे शनिवार को कौन सी जानकारी दी जाती है, एक बात श्रेष्ठ भारत, इसमें ये जो जानकारी दी जाती है। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब हुई थी एक बार श्रेष्ठ भारत की, इसकी जो शुरुआत है वो है 31 अक्टूबर 2015 को इसकी शुरुआत होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को उनकी जयंती पर आयोजित की गई। और इसके अलावा राजस्थान को
राजस्थान को कौन से मतलब राजस्थान की संस्कृति को असम के जो संस्कृति उसके लोगों को पहचान की जाएगी और उनके हम लोग ऐसे ये वर्षिस के रूप में होगा, असम के बारे में जानकारी होगी। इसके अलावा जो दूसरे शनिवार को जो कार्यक्रम होगा वो कौन कौन सा होगा, तो सेकंड शनिवार, तो उसके तहत जो होगा वो होगा भाषा कौशल विकास। भाषा कौशल विकास के तहत ये होगा इसमें कार्यक्रम। और इसके अलावा जो थर्ड शनिवार होगा, जो थर्ड शनिवार होगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा खेलेगा राजस्थान और बढ़ेगा राजस्थान। खेलेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान और बढ़ेगा राजस्थान, ये होगा तीसरे शनिवार के तहत कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा ये मतलब इसके तहत एक नया और कार्यक्रम जोड़ा गया तीसरे शनिवार के तहत, वो जोड़ा गया 19 नवंबर 2022 को एक कार्यक्रम और जोड़ा गया, क्योंकि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती आती है और इस दिन पर जो चेस से संबंधित जो कार्यक्रम थे उनको जोड़ा गया। और इसके तहत चतुर जो मतलब शनिवार आएगा उस शनिवार को कौन सा कार्यक्रम होगा, तो वो होगा मतलब मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, ये होगा चतुर्थ शनिवार को। और जो पंचम शनिवार आएगा उसको कौन सा कार्यक्रम होगा, तो उसको होगा बाल सभा मेरे अपनों के संग शनिवार। इसमें क्या होगा, बाल सभा मेरे अपनों के संग, मेरे अपनों के संग। तो ये होंगे पूरे मतलब जो इसमें जो है ना 9 कार्यक्रम के तहत ये पूरा ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट में अभी कुछ नहीं किया, इतना ही परिवर्तन हुआ है कि जो प्रथम शनिवार को जो कार्यक्रम होता था राजस्थान को पहचानो, इस कार्यक्रम के साथ एक और नया कार्यक्रम जोड़ा गया है, उसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो क्या थे के बारे में बनाई। आज का छठा प्रश्न है, राज्य उद्योग मंत्री शंकुतला रावत द्वारा किस जिले में नवीनीकृत इनलैंड कंटेनर डिपो को पुनः संचालित किया गया। ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है अलवर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा में। कंटेनर क्या होता है और इससे मतलब क्या फ़ायदा होता है राज्य को, तो ये मतलब राज्य को सबसे पहले इनलैंड कंटेनर का मतलब रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है राज्य को द्वारा किया जाता है, राशिको की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले ये देखते हैं। तो राशिको की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। और इसके अलावा मतलब जो कार्यक्रम है किसके तहत मतलब राज्य में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये राशिको द्वारा कंटेनर का कार्य किया जाता है। राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु ये इनलैंड कंटेनर का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संचालन भी राशिको द्वारा किया जाता है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संचालन भी किसके द्वारा किया जाता है,
और ये किया जाता है राष्ट्र को। और राजस्थान का एकमात्र एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो वो है जयपुर में ये। और इसके अलावा राजस्थान के कितने स्थानों पर इनलैंड कंटेनर हैं, इनलैंड कंटेनर कितने स्थानों पर हैं, इनलैंड कंटेनर, तो वो कितने स्थानों पर हैं, तो वो हैं 3-4 स्थानों पर हो गए हैं। एक है जयपुर, एक जयपुर, एक जोधपुर और एक जयपुर, एक जोधपुर, एक अलवर, और इसके अलावा एक है मतलब जयपुर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का था जो पहले संचालित था पर उसे वापस संचालित किया गया, या उसे मतलब जो रुक गया था वापस। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल से जानकारी जो थी इम्पोर्टेंट वो मैंने बता दी। राजसिकों के बारे में, राजसिकों की स्थापना और राजसिकों का राजस्थान में क्या कार्य है, और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान में कितने एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है, और इसके अलावा प्रमुख इनलैंड कंटेनर कौन कौन से। तो ये प्रमुख जानकारी थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आज की क्लास में इतना ही, कल और नए क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।